बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा था उसके खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और फौजी अदालतों में 9 और 10 मई के जो मुलजमान हैं जिनका ट्रायल हो रहा था वो कलअदम कर दिया है। और फिर आर्मी एक्ट की जो सिविलियन से मुतल्लिका दफात हैं ट्रायल से मुतल्लिका वो कलअदम कर दी हैं। इससे जिन लोगों का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल हो रहा था उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या इस फैसले को बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त करेंगे, आगे क्या होगा, और फिर क्या इस फैसले में कोई कानूनी सुकम है, अगर है तो वो क्या है, क्या खामियां हैं इसमें, वो भी तफसील के साथ इस पर हम बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प खबर है कि इमरान खान और बुशरा बेगम का जो मुस्तकबिल है कि उन्होंने जेल जाना है या नहीं जाना है, ये चला गया है जनाब खावर मानिका साहब के हाथ में। ये खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ की अपीलें लगी हुई हैं जनाब आज 24 अक्टूबर को, उनका क्या बनना है। और फिर साइफर वाले केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है इमरान खान के खिलाफ। और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला मामला है। इन पे हम मुख्तसरन इनका तज़किरा करेंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को जेल जाने से बचा सकते हैं जनाब खावर मानिका साहब, या फिर उन्हें जेल भिजवा सकते हैं। वो जो उनके खिलाफ गैर शरई निकाह वाला मामला चल रहा है ना, इस्लामाबाद की अदालत में इस्तगासा दायर किया हुआ है ना ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496 के तहत, तो जनाब इलीगल जो निकाह है उसकी इन्होंने तकरीब मुनक्कद की, जनाब निकाह हो गया है, जबकि निकाह वो गैर शरई था। इद्दत के दौरान ही इन्होंने ये निकाह कर लिया, गैर शरई निकाह है और इन्हें सज़ा दी जाए, 7 साल तक सज़ा हो सकती है PPC के जो दफ़ा है 496 के तहत। तो अब उसमें हुआ ये है, इस्लामाबाद की अदालत में जब ये केस लगा है ना गुज़श्ता रोज़, तो जो इस्तगासा के वकील थे वो मौजूद थे और इमरान खान के वकील जो हैं वो मौजूद नहीं थे। तो जज साहब ने ये कहा कि आपको पता है कि जनाब जो पहला निकाह हुआ था वो 1 जनवरी 2018 को हुआ था, और उसके बाद जो इनके निकाह खां हैं और ओन चौधरी जो गवाह हैं निकाह के, वो ये कहते हैं कि जनाब उसके बाद एक और निकाह हुआ कि इमरान खान ने कहा था कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी बुशरा बेगम की, इसलिए अब दोबारा निकाह होना चाहिए, और फिर दोबारा निकाह हुआ और इस दौरान वो इकट्ठे रहते भी रहे हैं बनी गाला में। ये इशू है इसमें। तो वो उन्होंने ये कहा कि इसमें तो खावर मानिका साहब जो हैं यही बता सकते हैं कि कब उन्होंने तलाक दी थी। बाद में जब इनके वकील इमरान खान के आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि जनाब एक ही निकाह हुआ है, दूसरा निकाहनामा कहाँ है, दिखाएं कहाँ है दूसरा निकाहनामा। यानी वो मुकर गए हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये ठीक इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ, जो कह रहे हैं दूसरा निकाह हुआ था, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इस तरह की बात की। और जज साहब ने कहा कि इमरान खान को भी बुला लेते हैं। उनके जनाब ठीक है बुला लें, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दें, आप बुला लें इमरान खान को। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये कहा था प्रोसिक्यूटर इस्तगासा के वकील से कि जनाब आप एक दरख्वास्त दें, हम खावर मानिका को बुला लेते हैं जो पहले शोहर हैं, क्योंकि यहाँ वही बता सकते हैं, वही स्टार विटनेस होंगे इसमें कि जनाब उन्होंने कब तलाक दी थी। अब इसमें एक दिलचस्प खबर और आई है सामने। मुअज़्ज़म फ़खर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, विलाग भी करते हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि आपको पता है खावर मानिका साहब जेर हिरासत हैं, तो उन्होंने ये खबर दी है कि मानिका साहब ने ये कहा है कि उन्होंने 1 जनवरी 2018 की सुबह को बुशरा बेगम को तलाक दी और शाम को उन्होंने यानी चंद घंटों के बाद उन्होंने इमरान खान के साथ निकाह कर लिया। और वो कह रहे हैं खावर मानिका साहब कि मैं इस हवाले से मुतल्लिका अदालत में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर खावर मानिका साहब गवाही दे देते हैं तो फिर 7 साल तक इनको सज़ा पक्की, और अगर 7 साल सज़ा हो जाती है तो वो बुशरा बेगम भी और इमरान खान भी फिर उनको 7 साल तक, कोई ज़रूरी नहीं 7 साल पूरी 7 साल ही हो, लेकिन 5 साल के लिए मज़ीद इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे और बुशरा बेगम साहब भी नाअहल हो जाएंगे। तो अब जो इनकी आज़ादी है गैर शरई निकाह वाले केस में, वो खावर मानिका साहब के हाथ में है कि वो क्या गवाही देते हैं। दूसरे गवाहान तो हैं ही ना, ओन चौधरी और उनके निकाह खां, लेकिन खावर मानिका जो मुतल्लिका बंदा है
جس کے ہاتھوں طلاق ہوئی ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور پھر نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں، اپیلوں کی بحالی کے لیے جو درخواست ہے، اس کی آج مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جناب گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اپیلوں کی بحالی والا جو معاملہ ہے نا، یہ تو جو پہلے ان کی اپیلیں خارج ہوئی تھیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں، اس میں یہ لکھ دیا تھا ججوں نے کہ جناب عامر فاروق صاحب تھے اور محسن اختر کیانی صاحب تھے، یہ لکھی بڑی بات ہے کہ جناب یہ واپس آئیں گے، جب سرنڈر کریں گے تو ان کی اپیلیں بحال ہو جائیں گی، اپیلیں بحال کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپیل کا جو حق ہے وہ ختم نہیں کیا تھا انہوں نے عدم حاضری کی وجہ سے، تو اب وہ خارج ہوئی تھی، اب وہ آ گئے ہیں واپس، تو آج پھر وہ پیش بھی ہوں گے۔ ابھی تو مری کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو درخواست دی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں بیمار تھا اور ابھی بھی میں پوری طرح صحت مند نہیں ہوں۔ ملک لی واپس آئے نا، وہ کہندے نے ملک کی معیشت بڑی خراب ہے، ملک کا نظام ٹھیک کرنے واسطے آئے ہیں۔ وہ جو میں نے مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب کے موڈ والی بات کی ہے نا، کہ ان کا موڈ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نظر نہیں آ رہا، ان کا جو ٹلٹ ہے وہ عمران خان کی طرف ہے، اور انہوں نے عمران خان کے کیس میں یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیں ملک کی تاریخ میں کسی کے خلاف 189 مقدمات بنتے ہیں، ان کے خلاف اتنے مقدمات بنا دیے گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن جو ضمانت والا معاملہ ہوتا ہے نا، ایک طرح سے عبوری ضمانت ہی ہے نا، پروٹیکٹر بیل جو 24 تک ان کی ہے، عام طور پہ ایسے مقدمات میں جو ملزم کی بیل ہے اسے ختم نہیں کیا جاتا۔ بہرحال دیکھیں، زیادہ یہ ہو جائے گا نا، ایک جج ایک فیصلہ دے دے گا کہ اپیلیں تو بحال ہونی ہیں، ساتھ ان کی ضمانت کا معاملہ بھی ہے کہ جناب العزیزیہ میں جو 8 ہفتے کے لیے ضمانت ہوئی تھی وہ بھی دوبارہ لے لیں، اور اس میں پرماننٹ ضمانت ہو گئی تھی ایون فیلڈ والے میں، اس میں بھی وہ ضمانت بھی بحال کر دیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک جج ادھر چلے جائے گا، ایک جج ادھر چلے جائے گا، اور پھر ایک ریفری جج آ جائے گا، تیسرا جج وہ فیصلہ کر دے گا۔ لیکن امکان اس بات کا بہت کم ہے، جو ان کی اپیلیں تو بحال میں نے کہا ہے ہونی ہے، ضمانت بھی ان کی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جانی ہے۔ اور پھر جیسے اسحاق ڈار والے کیس میں نیب نے جا کے کہا ہے، آمدنی زائد اثاثوں والے کیس میں ایم ہی پڑھایا ہے، ویسے انہوں نے ان کے ہمارے پاس تو شواہد ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ہمارے پاس ان کے خلاف، تو عدالت نے بری کر دی ہے۔ اور جب ان کی بیل ہوئی ہے نواز شریف کی، تو اس میں بھی نیب نے کہہ دیا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو اب اپیلوں کے معاملے بھی نیب کچھ ایسا موقف اختیار کر سکتا ہے، تو پھر گل حسن اورنگزیب صاحب کیا کریں گے؟ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے والی درخواستیں تھیں، ایک پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب کی درخواست تھی، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست تھی، تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، امین الدین خان اور اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ جو ہے اس نے 2 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کو اور فیڈریشن کو، یعنی وفاقی حکومت کو۔ تو اس میں جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب 90 دن والی بات تو گزر گئی ہوئی ہے، ججوں نے یہ کہا، وکلا نے کہا کہ جناب 3 نومبر جو ہے وہ 90 دن پورے ہوتے ہیں، 3 نومبر ہوگا، 3 نومبر کو تو اب الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ انہوں نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست تھی، تو اس کے وکیل سے کہا انہوں نے کہ جناب یہ تو صدر کے اوپر سارا الزام ڈال رہے ہیں آپ، کے صدر نے تاریخ نہیں دی، تو صدر کو تو استثناء ہے، صدر کو ہم کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی عمر ایوب صاحب، اس میں ان کے سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ذریعے وہ دائر کی گئی ہے، ان کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب، تو عدالت نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ جناب دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی مفرور ہیں، چھپے ہوئے ہیں کہیں عمر ایوب صاحب جو ہیں۔ وہ تو شکر ہے بینچ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جناب عمر ایوب خود عدالت میں پیش ہو، ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں ان سے۔ لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو ایک بات کی ہے، انہوں نے جب عمر ایوب کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کے وکیل سے پوچھا علی ظفر صاحب سے کہ یہ کن کے پوتے ہیں، یہ ظاہر عمر ایوب جو ہیں ایوب خان کے پوتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جناب ایوب خان نے تو 1956 کا آئین توڑا تھا، انہوں نے تو مارشل لگایا تھا، وہ تو آمر تھے، کیا جو عمر ایوب صاحب اب جمہوریت کا جھنڈا لے کے عدالت میں آگے ہیں، جی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مطلب اس کا یہی تھا کہ الیکشن کروائیں جناب، انہیں دادا جی نے الیکشن کروائے تھے،
चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब उमर अयूब साहब के दादाजी ने जो किया था, क्या उमर अयूब साहब जो हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, उसकी मजम्मत करते हैं या फिर ये जमहूरी हो गए हैं? उनका चलो ये फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो ये जो उमर अयूब साहब हैं, ये कज़न हैं गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, जिनके बारे में कह रहे लोग बातें कर रहे हैं कि उनका मूड कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा। ये मामू भूपी के बेटे हैं। वो जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, वो इनकी फूफो के बेटे हैं, और ये उमर अयूब साहब गुल हसन औरंगज़ेब के मामू के बेटे हैं। बहरहाल देखें अब क्या होता है इनमें। और वो 90 दिन वाले इलेक्शन वाली बात तो मुझे लगती है ज़रूर नहीं होगी। अब आता है जनाब जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, ये 5 रुकनी बेंच ने मुख्तर फैसला सुनाया है। तफसीलात वो बाद में देंगे, वजूहात बाद में देंगे कि जी हमने हुक्म जारी क्यों किया है। उसमें ये हुआ कि जो 9 और 10 मई के मुल्ज़मान थे, जिनकी पहले रिपोर्ट आई थी कि 102 लोग हैं जिनके फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं, और उन्होंने फैसले में ये लिखा है कि 103 लोग हैं। शायद बाद में या एक आध नाम जो है वो मिस हो गया हो। तो वो कहते हैं 103 बंदों का जो ट्रायल हो रहा था फौजी अदालतों में, वो आइन से मुतसादम है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। तो वो ट्रायल कलदम, और उनके केस जो हैं वो आम क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं जैसे ATC वगैरह, वहाँ उनकी समाअत होगी। तो वहाँ से वो ख़त्म हो गया मामला, और इसमें 5 जजों ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया है। इस फैसले का जो दूसरा हिस्सा है, वो जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक़ा दफ़ात हैं आर्मी एक्ट की, उनको उन्होंने कलअदम कर दिया। एक तो उन्होंने दफ़ा जो 21D है उसको कलअदम कर दिया है, जिसमें कहा गया कि जनाब अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बंदा कोई खिलाफ वर्जी करता है, फौज में बगावत डालने की कोशिश करते हैं, वो सिविलियन भी हो, तो उसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में होगा। इसी तरह सिविलियन के फौजी अदालत में ट्रायल से मुतल्लिक एक और सेक्शन है 59, और उसका सब आर्टिकल 4 है, और फिर रोमन 1 और 2 जो हैं वो हैं, और वो भी उन्होंने कलअदम कर दिया। यानी कि मुकम्मल तौर पर रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है कि आइंदा फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो दफ़ात जिनका मैंने जिक्र किया है 21D और 59, तो ये अयूब खां के दौर में शामिल की गई थी। पहले ये चीज़ें शामिल नहीं थी। पहले सिर्फ ये फ़ौजियों से मुतल्लिक़ा था मामला। जो ये कानून है सिर्फ फ़ौजियों पे इसका इतलाक़ होता था, या फिर जो वज़ारत दिफ़ा से तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, यानी वज़ारत दिफ़ा से मुतल्लिक़ा जो लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल हो सकता था फ़ौजी अदालतों में इस आर्मी एक्ट के तहत। बाद में जब अयूब खां के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो उन्होंने फिर 1967 में 1967 में इसमें ये दफ़ा शामिल कर दी 21D जिसको कहते हैं। तो फिर लेकिन वो इसके तहत किसी का ट्रायल कर नहीं सके थे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी एक हुआ, उन्होंने एक और तरमीम कर दी 21DD उसमें यह था कि जो मुज़ाहिरीन वगैरह जो हैं वो बिल्डिंग्स को, रेलवे तनसीबात को, वहाँ भी अगर आग शाग लगा देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं सरकारी इमलाक को, तो उन मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता था। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब तहरीक चली थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो उन्होंने लाहौर में मार्शल लॉ भी लगा दिया था। तो उसी मार्शल लॉ के वो ज़ेरे असर वो अदालतें जो थी 21DD वाली कार्रवाई करनी थी, लेकिन वो उस वक्त असलम रियाज़ हुसैन साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर वो जो मार्शल लॉ था उसको कलअदम कर दिया था, उनका नहीं हो सकता। ये दरवेश अराबी केस के नाम से मशहूर है। तो वो मामला भी बीच में गैर हो गया था। अच्छा, ये थोड़ी सी ना खुश्क सी बहस है, जो खुश्क सा मौजू है कि लेकिन जो दिलचस्प बात है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। ये कानूनी पोजीशन में बाद में बताता हूँ कि इस फैसले में क्या सुकम है, क्या खामियां हैं, और क्या इसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प जो सूरत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए जाएँ, वहाँ जो उनके ख़िलाफ़ FIRs हैं, उनमें नई दफ़ात शामिल की जा चुकी हैं। और फिर वो सारे जो भी मुकदमात हैं वो सारे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की जहाँ दफ़ा लग जाए तो वहाँ सज़ाए मौत भी हो सकती है। और फिर
नई 12 दफ़ात शामिल की गई हैं उनमें, और उनमें दफ़ा जो है ताज़ीरत पाकिस्तान की 121 और 121A भी लगाई गई है। और 121 में ये कहा गया कि रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई करना, इन लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई की, वो कहते हैं, तो फिर उसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। और 121A में ये है कि साजिश करना लड़ाई के लिए, उसमें भी 10 साल कैद भी हो सकती है, उम्र साल कैद भी हो सकती है। लेकिन जो फौजी अदालतों में मामला चल रहे थे जिन लोगों के, उसमें जो हुकूमत ने बताया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी नहीं की जा सकती, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो वहाँ मुकदमा चल रहे हैं फौजी अदालतों में, उसमें मैक्सिमम जो सज़ा है किसी को वो 3 साल हो सकती है। इसीलिए तो वो 9-10 बंदे जो हैं वो दरखास्तें लेके आ गए कि जनाब हमारा फौजी अदालतों में केस चलाएं। अब इनकी ज़मानतें नहीं हो रही, जो ये बड़े इसमें बड़े मुलजमान हैं 9 और 10 मई के, उनकी तो ज़मानतें नहीं हो रही, और वहाँ 3 साल तक टोटल सज़ा है, और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो भी करना है फैसला कर बरी करना है, सज़ा देनी है, लेकिन 3 साल तक सज़ा है। यहाँ उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। यानी वहाँ वो बचे हुए थे, इन्होंने कहा नहीं जनाब, बचाना नहीं है हमने उनको फंसाना है। ये जो बेलें नहीं ले रहे जजेस, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, वो फौजी जज हैं। जो मार्शल लॉ को यहाँ जुम्बिश कलम जो है वो जायज़ करार दिया जाता रहा, वो फौजी अदालतें थी। भुट्टो साहब को फांसी फौजी अदालत ने दी थी। वो बल्कि वो कह रहे हैं हम मुतमिन है वहाँ जनाब, हमें वहाँ वहीं से सजा हो जाए तो ठीक है, 2 साल 3 साल जितनी भी होनी है। अब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक तो जमानत नहीं होती ऐसे मुकदमात में, अगर हो जाए तो ट्रायल मुकम्मल नहीं होता। यानी ये 4-5 साल जो है ये लोग ऐसे ही अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, और कभी जेल जाएंगे, कभी बाहर आ जाएंगे, कभी किसी मुकदमे में पकड़े जाएंगे, कभी किसी मुकदमे में पकड़े जाएंगे। वहाँ सुकून था, आराम से बैठे हुए थे, अंदर खाना शाना मिल रहा था। और ये भी हुकूमत कह रही थी जनाब जो सेक्शन 10A है, शफाफ ट्रायल, वो पूरा हक दिया जाएगा, कानून शहादत का पूरा ख्याल रखा जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी था। वो अब इधर आके फंस जाएंगे, एक से निकलेंगे दूसरे में, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में। कितनी FIR वहाँ तो एक FIR में अंदर थे, यहाँ ज़्यादा FIR में वो ज़हर है जैसे अब हो रहा है। ये मैं आइन और कानून की बात नहीं हूँ, अमली बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया है कि इसमें कानूनी जो मामला हैं, ये आइन का आर्टिकल है 8 बुनियादी इंसानी हकूक़ का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को ये इख्तियार है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम कोई भी कानून हो उसको वो कलअदम कर सकते हैं, और उसी कानून के तहत इन 2-3 दफ़ात को उन्होंने कलअदम किया है। तो अब उसमें ये भी लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 8 है उसमें ये लिखा हुआ है, मशरूत है वो, उन्होंने एक तो शेड्यूल दिया हुआ है आखिर में, शेड्यूल 1, उसमें कुछ कवानीन का जिक्र किया हुआ है कि ये कवानीन बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम भी हो ना, इनको कलअदम नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ रियासतों का मामला है, कुछ और मामला हैं उसमें। और जो शुरू में ये लिखा हुआ है 8 में कि जो मुसल्लह अफ़वाद या पुलिस के अरकान से मुतल्लिक़ा जो कवानीन होंगे, उनके नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, या अमन अमा जो कायम करने वाली फोर्सेस हैं उनके मुतल्लिक़ा केसों में कवानीन होंगे, उनको नहीं छेड़ सकती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो कलअदम नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है। एक तो मेरा ख्याल ये आर्टिकल 8 वाली बात होगी, और दूसरा उन्होंने कहा ये सिविलियन है। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी शायद वो इस हद तक नहीं जाना चाहते थे, ये सिविलियन नहीं रह जाते। अगर फौजी तनसीबात पे या फौजी चौकियों पे हमला हो तो फिर जो हमला आवर होते हैं वो बेशक सादा कपड़ों में हो, वर्दी ना पहनी हुई हो उन्होंने, फिर वो जंगजू होते हैं, फिर वो रियासत से लड़ने वाले लोग होते हैं। ये सिविलियन कहाँ रह गए। और फिर इसमें एक और जो दिलचस्प बात है वो ये मैं अर्ज़ करूं कि ये 5 रुकनी
बेंच है जिसने ये फैसला किया है। वैसे वो जो कानून कलअदम करने वाला मामला है ना, उस पे जो मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया है। अभी तक तो ये इतला है, यानी वो उन्होंने अपना फैसला महफूज रखा है कि जो इन्होंने शिक्के जो हैं, सेक्शन जो हैं, जो कलअदम किए हैं, वो उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने उससे इख्तलाफ किया है। लेकिन बाकी सिविलियन का जो 9 और 10 मई वाले हैं, इससे उन्होंने इत्तफाक किया है। वो 4-1 की जजमेंट बनती है, जो कलअदम करने वाली बात है, जो कानून को कलअदम करने वाली बात है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, वो ये कहता है कि एक बेंच जितने जजों पर मुश्तमिल होगा, अगर उतने ही जजों पर मुश्तमिल एक बेंच पहले ही उस मामले पे फैसला दे चुका हो, तो वो इसको डेविएट नहीं कर सकता। यानी जो बाद वाला बेंच है, वो पहले बेंच से मुख्तलिफ फैसला नहीं दे सकता। ये लिखा हुआ है। अब एक फैसला आया था 1999 में, सुप्रीम कोर्ट SCMR 1999, वो अर्धशेर कावस जी वाला केस। उस वक्त के चीफ जस्टिस अजमल मियाँ साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल है, इसको जायज करार दिया था। अब ये भी 5 रुकनी बेंच है, इन्होंने डेविएट किया है। ये डेविएट कर नहीं सकते थे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक नहीं कर सकते थे। इसलिए अब इसकी क्या हैसियत होगी इस जजमेंट की, इसको भी देखना पड़ेगा। और फिर बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें फौजी अदालतों में जो ट्रायल है सिविलियन का, उसको जायज़ करार दिया गया है, या उनके खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उन ट्रायल के खिलाफ, वो मुस्तरद हुई हैं। अच्छा, इसमें एक तो PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ब्रिगेडियर FB अली वाली, और 1977 PLD लाहौर हाई कोर्ट सैफुद्दीन सैफ वाला केस है, और 2021 PLD लाहौर वो हसनैन अनाम वाला केस है, और फिर 1981 लाहौर शोहरत बुखारी वाला केस है, और फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने मुश्ताक अहमद केस जो है, उसमें भी ये फैसला दिया था कि इनका ट्रायल जो है ये चल सकता है सिविलियन का फौजी अदालतों में। तो बहरहाल 5 वर्सेस 5 जो फैसला है, 5 जजों ने, जो अजमल मियाँ वाले बेंच ने, उस वक्त चीफ जस्टिस थे, वो जो फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने, ये 5 रुकनी बेंच जो है उससे इनहराफ नहीं कर सकता था। इनके रूल्स ये कह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जजमेंट दे दी है, तो अब इसको बर्दाश्त किसने करना है, ये एक बात है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो बर्दाश्त करेंगे जिनकी तनसीबात पर हमला हुआ है, जिनकी चौकियों पे हमला हुआ है, जिनके GHQ पे, हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, एयर बेस में हमला हुआ है, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? इसमें मैंने अर्ज़ किया ना कि जो लोग थे 102 या 103 जिनका फौजी अदालत में ट्रायल हो रहा था, वो सुकून में थे, उनका जल्दी जल्दी फैसला हो जाना था। फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकते थे उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। वहाँ उनकी दादरसी हो सकती थी, उन्हें रिलीफ मिल सकता था। अब वो भुगतेंगे बाहर, फिर जमानतों का चक्कर पड़ेगा, फिर ट्रायल का, फिर एक FIR से दूसरी FIR, जैसे हो रहा है इनके साथ वैसे उनके साथ होगा। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो वो मुश्किल में फंस गए हुए हैं लोग, कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनको सजा मिल गई है। अब वो एक नई मुशक्कत भुगतेंगे। ये जो कानून है ना सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला, ये सिर्फ 9 और 10 मई के मुलजमों के लिए नहीं बना हुआ, इसकी और भी बहुत सी जिहतें हैं, बहुत सी सिमतें हैं। तो वो मुस्तकिल में इसका नुकसान होगा। आइंदा अगर कोई सिविलियन जो है, वो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तो सिविलियन रह ही नहीं गए, ये तो जंगजू हो गए जिन्होंने जंग छेड़ी। अगर ऐसे वाक़यात होते हैं मुस्तकिल में, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होगा? फिर उनका ट्रायल नहीं होगा फौजी अदालतों में। ये इस हवाले से, और दूसरा 9 मई के हवाले से भी जो फौज है वो बहुत टची है इस मामले में, और फिर अपील हो सकती है, और बर्दाश्त नहीं होगा यार, सीधी बात है। अपील हो सकती है, और अपील में फिर 7 रुकनी बेंच बनेगा, और 7 रुकनी बेंच क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात है। हो सकता है ट्रायल कलअदम कर देते, लेकिन वो कानून जो कलअदम कर दिए, उस हवाले से मामला मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो ऐसे ही होगा ना। फिर दूसरा, 2 वकील थे, शाह खावर साहब, वो वजारत दाखिला के वकील थे पिछली हुकूमत के, और इरफान कादर साहब वो दफा के वजीर थे। तो जब बेंच ने कहा कि ना अब आप क्या कहेंगे, उन्होंने जनाब हम तो
जो पुराने वज़ीर दाखिला थे उन्होंने मुकर्रर किया था, और इरफान कादर ने कहा जनाब जो पुराने वज़ीर दिफा थे उन्होंने मुकर्रर किया था, अब तो हमको डायरेक्शन नहीं है, अब हमने क्या बयान देना है, क्या बात करनी है। तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने दफा करने की कोशिश की तो अदालत ने नहीं मानी। अब देखें आगे अपील होती है नहीं होती है, अपील का फैसला ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है। और फिर बहरहाल ये एक बात है कि इस फैसले से जो 103 फौजी अदालतों में जिनके ट्रायल हो रहे थे लोगों के, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। ये मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। वो वहाँ 3 साल से ज़्यादा हुकूमत ने कहा ना, यहाँ उम्र कैद 10 साल साए मौत तक, जो जहाँ एटीसी में जो ट्रायल होने हैं, और फिर कई एफआईआर्स। देखिए अब क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।